चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं ईथर के भौतिक गुण के विषय में। अब तक हम ईथर का नामकरण IUPAC और ईथर के बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। तो ईथर का भौतिक गुण में हम आज आपको बताने वाले हैं। भौतिक गुण मतलब होता है कि आपको दिखने में कैसा होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका और क्या हम देख कर बता सकते हैं, वही भौतिक गुण होता है। तो पहला इसका भौतिक गुण है कि जब आप इसको प्रयोगशाला में जाकर देखोगे, डाई एथिल ईथर चूँकि पढ़ रहे हो, तो डाई एथिल ईथर एक वाष्पशील द्रव के रूप में मिलेगा। यह लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। दूसरा है कि इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करें, क्वथनांक ज्ञात करें, तो 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और त्वचा पर डालने पर बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, ठंड लगती है, क्योंकि यह गुण इसके जो अधिक वाष्पशील होने के कारण होता है। इसलिए दूसरे पॉइंट पर आप देख रहे हैं, इसका क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस त्वचा पर डालने पर बहुत ठंडा अनुभव होता है। बहुत ठंडा अनुभव इसीलिए होता है कि वाष्पशील जल्दी से उड़ जाता है और हमें ठंडी महसूस होती है। तीसरा है कि अगर हम इसको सूंघें, ईथर को सूंघना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर इसको लैब में आपके खुल गया इसका ढक्कन, तो जो होगा यह आपको एक स्वीट स्मेल देगा, मीठी गंध देगा। तो इसमें एक प्रकार की विशेष मीठी गंध होती है। बस आपको सूंघने में अच्छा लगेगा, तीक्ष्ण गंध नहीं होगा या अरुचिकर गंध नहीं होगा, इसलिए मीठी गंध होगा यह। और चौथा इसमें आप भौतिक गुण में देखिए कि इसके वाष्प, अभी हमने बताया कि इसके वाष्प को सूंघना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सूंघना चाहिए? क्योंकि सूंघने से आपको निश्चेतना उत्पन्न हो सकती है या आप बेहोश हो सकते हैं। इस गुण के कारण आजकल शल्य चिकित्सा में क्लोरोफार्म इसके ठीक वाले पड़े हैं। क्लोरोफार्म भी निश्चेतना उत्पन्न होती है, लेकिन वह परमानेंट हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा मात्रा में यदि सुखा दिया जाए किसी को, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन एसीटोन और ईथर ऐसा है जिसे अल्प या आंशिक रूप से निश्चेतना उत्पन्न होती है, जिसके कारण शल्य चिकित्सक लोग इसका उपयोग करते हैं। चौथा है, पांचवा है कि हम इसकी घुलनशीलता देखें। घुलनशीलता या कार्बनिक यौगिक है, इसलिए जल में कम विलीन होगा, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होंगे जैसे ईथर तो है ही है, एल्कोहल, बेंजीन आदि में यह पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। अब हम ये भौतिक गुण के विषय में इतना ही, केवल 5 पॉइंट आप याद करेंगे। अब आगे हम आपको बताएंगे रासायनिक गुण, तब तक नोट करें। देखिए, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी बताने चल रहे हैं डाई एथिल ईथर का। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? पहला कि ऑक्सोनियम लवण का बनना। देखिए, लवण कब बनता है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। लवण कब बनता है? जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अक्रिय करती है तो वहाँ पर लवण बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कक्षा 10 में आप पढ़े हैं, और कक्षा 11 में भी था उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण के फलस्वरूप में क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी जो हेडिंग है आपका है ऑक्सोनियम लवण का बनना। इसका मतलब क्या है कि हमारा डाई एथिल ईथर जो है वह एक क्षार के भांति कार्य करता है। अगर हम प्रबल अम्ल के साथ इसकी अक्रिया कराएं तो यह क्षार के सदृश कार्य करने लगता है, जिससे ऑक्सोनियम साल्ट प्राप्त होता है। हम इस अक्रिया में आप देख रहे होंगे कि हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यह कैसा लिए हैं? कांत लिए हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अक्रिया कराने चल रहे हैं। डाई एथिल ईथर ठंडा हम लेंगे, इस पर जो टेम्परेचर है इसका ठंडा कर लेंगे, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑक्सोनियम साल्ट प्राप्त होगा। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सोनियम साल्ट। और यह जो समीकरण है यह प्रदर्शित करता है कि हमारा डाई एथिल ईथर एक दुर्बल क्षार के भांति यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो ऑक्सोनियम साल्ट का सूत्र होगा C2H5 टेकन ट्वाइस OH प्लस HSO4 माइनस। ये था ऑक्सोनियम साल्ट। अब हम दूसरी बात आपको रासायनिक गुण बताने चल रहे हैं। इसका जल अपघटन कराने पर क्या होता है? देखिए, जल अपघटन मतलब होता है जल से अक्रिया, कि जब हम डाई एथिल ईथर को अर्थात C2H5 को हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
उच्च ताप और दाब पर, मतलब हायर टेम्परेचर और प्रेशर पर जब अक्रिया हम इसकी जरा बटन से करते हैं या H2O से करते हैं तो वहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त होता है और वह एल्कोहल मोनोहाइड्रेट या एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका 1 पॉइंट का ये रिएक्शन, 1 नंबर का आपका रिएक्शन पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल ईथर से एथेनॉल। तो डाई एथिल ईथर क्या करेंगे आप, उच्च ताप और उच्च दाब लेंगे, तन सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर डाई एथिल ईथर, यहाँ पर C2H5 को C2H5 हम अक्रिया H2O कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। तो यह एथिल एल्कोहल को प्राप्त करने की एक विधि है। और तीसरा है, देखिए अभी हमने पहले पॉइंट की अक्रिया में आपको ये बताया कि जब हम डाई एथिल ईथर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अक्रिया कराते हैं प्राप्त होता है। और हम तीसरे रिएक्शन में भी हम आपको ये बताए हैं कि क्या डाई एथिल ईथर को जो होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अक्रिया कराने पर क्या होता है। देखो यहाँ पर अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर इतना है, ये भी समीकरण में C2H5 और C2H5 H2SO4 सोडियम साल्ट बना, और इस समीकरण में भी आप देख रहे हैं C2H5 को H2SO4, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है और जल बन रहा है। दोनों में अंतर है, दोनों यह भी समीकरण ऑक्सीजन साल्ट बन जाना चाहिए था लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना, कंडीशन इसकी है कि जब हम डाई एथिल ईथर को ठंडा लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल को शांत लेंगे ऑक्सीजन साल्ट बनेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल तापमान पर डाई एथिल ईथर लेते हैं और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और इन दोनों मिश्रण को हम गर्म कर देते हैं, यहाँ पर गर्म हमने नहीं किया, यहाँ पर सीधा क्रिया कराया है, ठंडा लिए डाई एथिल ईथर और हमने क्या लिया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ऑक्सीजन साल्ट बना। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों मिश्रण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डाई एथिल ईथर और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, एक प्रणाली में हम लोग दोनों को रख लिया, गर्म कर दिए और यहाँ क्या प्राप्त हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बन गया आपका कुछ मात्रा में H2O बना। तो यह दोनों में डिफरेंस था। तो अब देखिए रासायनिक गुण का अगला समीकरण कि हाइड्रियाडिक अम्ल क्या होता है, इसके विषय में पहले हम जानते हैं। हाइड्रियाडिक अम्ल मतलब होगा कि हाइड्रोजन के हैलाइड HX, HI, HBr, HCl और HCl, इन सबको हम हाइड्रियाडिक अम्ल कहते हैं। तो इन हाइड्रियाडिक अम्ल में अगर हम कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड से अक्रिया करा रहे हैं तो कंडीशन ये होता है कि ठंडे में कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है और गर्म करते हैं कुछ अदर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं आपको एथिल डाई एथिल ईथर, हाइड्रोजन आयोडाइड ठंडे में अक्रिया करा रहे हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक तो एथिल आयोडाइड बना और दूसरा बना एथिल एल्कोहल। यहाँ पर NCERT में 60 क्वेश्चन है कि जब हम विषम ईथर लेते हैं अर्थात असममित ईथर लेते हैं और असममित ईथर की अक्रिया हम हाइड्रियाडिक अम्ल में के ठंडे विलयन से कराते हैं या जो सोल्यूशन हम बनाते हैं उसको ठंडा करके कराते हैं, तब कौन सा वहाँ पर आयोडाइड में बनेगा और कौन सा एल्कोहल बनेगा। तो वहाँ पर एक सिंपल है, जैसे हम आपको बताने यहाँ चल रहे हैं, ये NCERT प्रॉब्लम है, हमने लिया CH3 को C2H5, अब हम इनकी अक्रिया हम करा रहे हैं HI से, तो क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा वह बन जाएगा एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, छोटे कार्बन श्रृंखला वाला CH, जैसे वहाँ यहाँ पर हम लिए हैं CH3 C2H5, यहाँ पर एक कार्बन है, इस एक कार्बन के साथ OH जुड़ेगा, लेकिन जो बड़ा कार्बन चेन होगा उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ आयोडाइड ही बनेगा। यह तो था सममित और असममित ईथर में हाइड्रोजन आयोडाइड के ठंडे विलयन के साथ अक्रिया। अब दूसरी हम आपको बात कर रहे हैं गर्म विलयन के साथ अक्रिया कराने पर। देखिए गर्म विलयन को जब हम एथिल आयोडाइड के साथ अक्रिया करते हैं तो यहाँ पर वह कंडीशन पहले वाली कंडीशन के अनुसार नहीं होती, यहाँ पर केवल एक उत्पाद बनता है, वह होता है संगत ईथर का आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर हमने लिया है, इसलिए वहाँ पर क्या बना, एथिल आयोडाइड बन गया और कुछ मात्रा में जलवाष्प यहाँ पर आपका निकल जाता है। तीसरा आपका जो रासायनिक गुण है वह PCl5 से अक्रिय है।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब आप ईथर का क्रिया कराते हैं, डाई एथिल ईथर पढ़ रहे हैं, तो डाई एथिल ईथर PCl5 के साथ क्रिया करता है तो संगत हेलोएल्केन बनाता है। यहाँ पर C2H5 को लिए हैं, डाई एथिल ईथर लिए हैं, तो यहाँ क्या बन गया, क्लोरोएथेन बना, और फास्फोरिल क्लोराइड भी कुछ मात्रा यहाँ पर आपका प्राप्त हुआ है। अब अगला क्रिया के साथ हम बताएंगे क्लोरीन के साथ क्रिया, सिर्फ Cl2 के साथ क्रिया। Cl2 के साथ जब भी आपको ईथर की क्रिया आए तो वहाँ पर भी कंडीशन होता है कि अगर इसको अंधेरे में कराते हैं दूसरा प्रोडक्ट बनता है, अगर इसको हम लाइट में कराते हैं, प्रकाश में कराते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों कंडीशन आप देखिए, पहला वाला जो है यह है आपका डार्क में, अंधेरे में। हमने लिया डाई एथिल ईथर, क्लोरीन उसके साथ क्रिया करा रहे हैं लेकिन अंधेरे में करा रहे हैं, तो इसमें जो कार्बन परमाणु में जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु है उसका विस्थापन क्लोरीन परमाणु के द्वारा हो जाता है। जैसे हमने लिया यहाँ पर CH3 CH2O CH2 C2H5, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करके क्लोरीन परमाणु आ गया और यहाँ पर गया HCl, इसे पढ़ेंगे 1-क्लोरो डाई एथिल ईथर। लेकिन यहीं पर यह समाप्त नहीं हुआ, इसमें भी दूसरे कंडीशन में भी यहाँ आप देख रहे हैं, जो यहाँ का C2 है वहाँ पर से भी हाइड्रोजन विस्थापित होगा क्लोरीन परमाणु के द्वारा, यह Cl बनेगा और उसका स्थान क्लोरीन परमाणु लेगा, तो यह बनाया आपका 1,1 डाई क्लोरो, तो यह बना आपका 1,1 डैश डाई क्लोरो एथिल ईथर, एथिल ईथर। तो इस तरह से यह अंधेरे में आप देख रहे हैं जब आप क्रिया कराए, तो पहले पद में हुआ 1 क्लोरो डाई एथिल ईथर, लेकिन जब हम दूसरे पद में करा रहे हैं तो वहाँ पर प्राप्त होता है 1 डैश डाई क्लोरो एथिल ईथर। अब देखिए, अब इसको हम सनलाइट में ले चले हैं, डाई एथिल ईथर लिए हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, तो यहाँ पर आपका पर क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ, जिसका सूत्र है C2H5 का टेकन ट्वाइस हो, और इसे हम पढ़ेंगे पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो यह था कुछ कंडीशन युक्त डाई एथिल ईथर की अक्रियाएं जो भी आपने देखा। अब आगे की अक्रिया हम आपको दिखाने चल रहे हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम आपको आपके समीकरण 8वां रासायनिक गुण आपको बता रहे हैं। एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, तो CH3COCl के साथ क्रिया करके एस्टर प्राप्त होता है और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन हम करेंगे क्या, एसिटिक क्लोराइड के साथ जब हम डाई एथिल ईथर का क्रिया कराएंगे तो वहाँ पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को तरह के रूप में लिखेंगे। तो यह हुआ आपका एथिल एसीटेट, इसका नाम आप लिख दे रहे हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ और ये क्या हुआ आपका एथिल एल्कोहल। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल ईथर से एस्टर, तो एस्टर का क्रिया करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको एस्टर क्लोराइड के साथ अक्रिया करानी पड़ेगी, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अक्रिया कराने पर भी हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। जब हम डाई एथिल ईथर को जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड, यह कैसा होगा, एक्वस होगा, AQ, निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति है, यह है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, यह है आपका डाई एथिल ईथर। तो अक्रिया करके क्या बना लिया, एथिल एसीटेट बना लिया, और यह एथिल एसीटेट आगे आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर है तो वहाँ एक बनाने की विधि है कि आप बना सकते हैं ईथर से। लास्ट अक्रिया आप देखिए, हाइपोपरॉक्साइड का बनना। जब हम डाई एथिल ईथर को 25 डिग्री सेल्सियस पर, या हम कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन से अक्रिया कराते हैं सनलाइट में, तो वहां पर हमें प्राप्त होता है डाई एथिल ईथर हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होगा CH3CH OOH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5।
यह तो था डाई एथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। अब यहीं से आपका ये रासायनिक गुण समाप्त होता है। अब हम आपके अगले वीडियो में बताएंगे इसका यूज क्या है। तो हाइड्रोपेरोक्साइड के बनने में भी आपने देखा कि हमने अभिक्रिया कराया और यहाँ बना डाई एथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। सूत्र इसका हम अभी आपको बताए कि CH3CH C2H5। इस तरह से यह आपका जो डाई एथिल ईथर का रासायनिक गुण था समाप्त होता है। अब हम इसका देखेंगे कि उपयोग कहाँ करते हैं, क्या क्या उपयोग है डाई एथिल ईथर का, और इसका परीक्षण कैसे करेंगे। दो चीज़ें। तो इसका उपयोग क्या है कि सबसे बड़ा उपयोग है इसका निश्चेतना उत्पन्न करने में। जो शल्य चिकित्सक होते हैं उनको जो पेशेंट होते हैं जिनका ऑपरेशन किया जाता है, तो उन ऑपरेशन करने वाले मरीजों में निश्चेतना उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग यही है। अब आपका वीडियो कैसा लगा इसको आप जरूर हमें बताएं कमेंट करके।